नमस्कार है आप सभी को और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। इतिहास में पाठ जो है मूल निवासियों का विस्थापन पाठ संख्या 10 पढ़ रहे हैं और आज का जो अध्ययन बिंदु या हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अपनी ज़मीन से मूल बाशिंदों की बेदखली। बाशिंदा अर्थात नेटिव या कह सकते हैं नागरिक। ठीक है, नागरिक जो कि मूल यानी कि मूल नागरिक जहाँ जो कि स्थायी निवासी है जहाँ का और उसे बाशिंदा कहा गया है। तो मूल नागरिक या जो है राष्ट्रीय नागरिक कह सकते हैं। तो अब अमेरिका के अंदर जब यूरोप के लोग गए, यूरोपवासी गए, विभिन्न देशों से संबंधित लोग गए और ऐसे में उन सीधे साधे सरल लोग जो कि वहाँ पे मूल निवासी थे, जो अमेरिका के अंदर ही रहते थे, उनकी अपनी ज़मीनें थी वहाँ पे, लेकिन यूरोपीय लोग चूँकि स्वार्थी थे और ऐसे में उनकी कह सकते हैं मनोकामनाएं बहुत ज़्यादा या उच्च महत्वाकांक्षी थे, जिसके कारण उन्होंने उन साधारण सरल दिखने वाले लोगों के जीवन को कठिनाइयों से भर दिया और उन्हें अपनी ही ज़मीनों से बेदखल कर दिया यानी उनकी संपत्तियों को छीन लिया और उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो अपनी ज़मीन से मूल बाशिंदों की बेदखली यानी उनका जीवन कैसे विडंबनाओं से भरा है और किस प्रकार से उनके जीवन में दुखों को उन्होंने डाल दिया, वो पॉइंट हम इसके अंदर जानेंगे। तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, ज़मीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहाँ से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया। उन्हें कीमतें दी गई जो कि बहुत कम थी और इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त पद ने धोखे से उनसे ज़्यादा ज़मीनें ले ली या पैसा देने के मामले में वायदा खिलाफी की। देखिए पॉइंट पर आते हैं पुनः वापस कि जो अमेरिका के मूल निवासी है, जो जहाँ रहते थे, जिनके अपने निवास स्थान थे, और ऐसे में जब यूरोपवासी यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया कि उन ज़मीनों को हड़पना शुरू कर दिया। अब इन्होंने ज़मीनों को हड़पने के लिए कई तरीके अपनाए, साम दाम दंड भेद, तो उन्होंने हर तरीके यहाँ पे अपनाए और उन्होंने क्या किया, मूल निवासियों को एक तरह से कह सकते हैं ब्रेन वॉश किया उनका। और कुछ लोगों को तो कीमतें दे दी गई, पैसा दे दिया गया और कुछ लोगों को प्रेरित किया गया कि तुम्हें और अच्छी ज़मीनें दे दी जाएगी, तुम्हें दूसरी जगह पर डाल दिया जाएगा, वहाँ तुम्हारे लिए सब सुख सुविधाएं हैं, वहाँ हम लोग तैयार करवा लेंगे। तो इस प्रकार से बाध्य भी किया गया, प्रेरित भी किया गया, यानी उन्होंने हर प्रकार से हथकंडे अपनाए और उनकी ज़मीनों को ले लिया, उनको बहुत कम कीमतें दी और उन्होंने अधिक लाभ कमाना चाहा। तो ऐसे में जो मूल निवासी वो बड़े दुखी हुए, क्योंकि मूल निवासियों को उन्होंने विभिन्न प्रकार के वादे किए थे, लेकिन उन्होंने ज़मीनें तो उनसे ले ली और उनसे कागजात पे दस्तखत भी करवा लिए। दस्तखत करवाना यानी कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेना या रजिस्ट्रियाँ करवा लेना, या एक तरह से कह सकते हैं कि पक्के दस्तावेज है उन्होंने साइन करवा के, सिग्नेचर करवा के, अंगूठा लगा के, जो भी वहाँ पर जो भी नियम कानून जो चलता था उसके तहत उन्होंने जो मूल दस्तावेज है वो उनसे हड़प लिए और इस प्रकार से उनकी ज़मीनों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, उन्हें पैसा भी कम दिया। तो इस प्रकार से इन यूरोपीय लोगों ने जो बाद में अमेरिका के नागरिक बन चुके थे या बाद में बन गए, तो उन्होंने मूल निवासियों के खिलाफ है वादा खिलाफी की, यानी उनके साथ नाइंसाफ़ी की। उच्च अधिकारी भी मूल बाशिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। जो यूरोप के मूल जो लोग गए थे और जो काफ़ी बड़े अधिकारी वगैरह थे जिनके हाथों में शासन की बागडोर थी, उन्हें भी मूल निवासियों से किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं थी। तो उनको भी नहीं लगता था कि मूल निवासियों को अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो उन्हें वो भी बुरा नहीं लगता था। यह जॉर्जिया का एक प्रकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया एक राज्य है अमेरिका का और वहाँ पे जॉर्जिया एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो कि मूल निवासी लोग थे, उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों के बराबर जाने के लिए, या कह सकते हैं कि यूरोपीय लोगों की समानता में आने के लिए उन्होंने बहुत कुछ जो है एडजस्टमेंट किया। उन्होंने जो है यूरोपियन लोगों जैसा दिखने के लिए उन्होंने उनके जैसे वस्त्रों को धारण करना स्वीकार किया, उन्होंने उनकी भाषा को पढ़ना लिखना स्वीकार किया, उन्होंने उनकी तरह रहना बोलना सब स्वीकार किया, खान पान तरीक़ों को अपनाया। लेकिन फिर भी जो है ये अधिकारी लोग उनके प्रति किसी भी प्रकार की कोई सिंपैथी नहीं रखते थे। अब देखिए कैसे यहाँ के अधिकारियों की दलीलें थी कि जॉर्जिया जो है एक राज्य था और वहाँ पे क्या प्रकरण हुआ, उस प्रकरण को देखते हैं कि जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है
यहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीला, आपको ये भी याद रखना है कि जॉर्जिया में एक कबीला है जिसका नाम है चिरोकी कबीला, ये भी मूल निवासियों का कबीला है और इस कबीले की पहचान चिरोकी कबीला के नाम से थी। राज्य के कानून से शासित होता है, यानी राज्य का कानून, यानी जो अभी वर्तमान जो सरकार है उसके माध्यम से ये चलता है, यहाँ का कानून चलता है। लेकिन ये नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। जो अमेरिका में उन्होंने जो कानून जो लागू किए थे सबके लिए, तो यहाँ पर ये चिरोकी कबीला है, उनके लिए भी राज्य का कानून था जो कि अंग्रेज नागरिक कह सकते हैं या यूरोपीय नागरिकों के प्रति लगता था और इसमें ये कानून इनके लिए भी लागू था। लेकिन कहने को तो ये कानून यहाँ पे चल रहा था, लेकिन उनको वास्तव में नागरिक अधिकार है वो नहीं दिए गए थे। क्यों नहीं दिए गए थे? कारण देखिए, यहाँ पे एक कॉलम दिया गया कि ध्यान देने की बात है कि मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली को अपनाने की सबसे ज़्यादा कोशिश की थी और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे। ये वो कबीला था जिन्होंने अपने आप को ऊंचाइयों पर लाने की कोशिश की थी, या पढ़ने लिखने, ओढ़ना पहनना, रहना, खाना पीना, यानी उनकी पूरी जीवन शैली को उन्होंने, जो यूरोपीय लोगों की जीवन शैली थी उसके आधार पर उन्होंने अपनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उन्हें वो अधिकार है वो नहीं दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव है वो यूरोपीय सरकार या जो यूरोपीय नागरिक है जिन्होंने बाद में अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, उन्होंने उनके साथ भेदभाव करना जारी रखा। 1832 में संयुक्त राज्य के प्रमुख न्यायाधीश थे जिनका नाम था जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जो कि इन चिरोकी कबीला की फेवर में था। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला, उनकी सिंपैथी थी उनके प्रति कि एक विशिष्ट समुदाय है, यानी ये आम जो है मूल निवासी उनसे अलग है और उसके स्वत्वाधिकार वाले इलाकों में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता। यानी कि स्वत्वाधिकार से तात्पर्य है कि उनके अपने जो इलाके जो इनको स्वायत्तता प्रदान की गई है, जहां इनके अपने कानून चलते हैं, उनके अधिकार चलते हैं, तो वहां पे उनको स्वतंत्र जीवन यापन करने का अधिकार है। तो उस न्यायाधीश ने जो है जॉन मार्शल ने ये कहा कि वहाँ पे जॉर्जिया का कानून यानी अंग्रेजी शासन जो अधिकृत कानून है या कह सकते हैं यूरोपीय अधिकृत कानून है, वो कानून यहाँ पर लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न है, यानी उनके पास भी अधिकार है। संप्रभुता संपन्न होना यानी वो संपन्न है, धनी है और साथ ही साथ अधिकार उनके पास मौजूद है। ठीक है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति, ये वो अधिकार कह सकते हैं या कह सकते हैं चिरोकी कबीला एक विशिष्ट कबीला था और एक गणमान्य कबीला हम कह सकते हैं अमेरिका का, और जिसके हाथों में भी कई बागडोर थी या कह सकते हैं जिनके हाथों में कह सकते हैं शक्ति थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब उन्होंने इन नागरिक अधिकारों को चुनौती दी और जॉन मार्शल ने उनके फेवर में जब फैसला दिया, तो यहाँ पर फैसला तो उचित आया था, लेकिन संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जिसका नाम था एंड्रयू जैक्सन, जो कि उस समय मौजूद थे, यूरोपीय है लेकिन फिर भी यहाँ के अमेरिका के नागरिक होने के कारण ये अमेरिकी नागरिक थे। एंड्रयू जैक्सन जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाली थी, ये हमेशा कह सकते हैं सच्चाई पर टिकने वाले लोग थे या व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी इनको भी इन चिरोकी कबीले से किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं थी। यानी उनकी कैसे कह सकते हैं कथनी और करनी का अंतर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनकी जो सिंपैथी, उनकी जो सहानुभूति थी वो अपने जैसे लोगों के प्रति ही थी, गोरे लोगों के प्रति थी, चाहे वो मिले जुले गोरे लोग जिसमें यूरोपीय लोग हैं, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, तो उनके प्रति उनकी सिंपैथी थी, लेकिन मूल निवासियों के प्रति उनकी कोई भावना नहीं थी। और जब न्यायाधीश जॉन मार्शल ने जब उनके फेवर में जब फैसला दिया तो उन्होंने इंडियंस का मामला आने पर वो बिल्कुल उलट गए। यहाँ पर एंड्रयू जैक्सन ने भी जो है चिरोकी कबीले के फेवर की बात नहीं की, उनके पक्ष की बात नहीं की। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया, यानी विशिष्ट कबीला मानने से इनकार कर दिया। स्वत्वाधिकार यानी उनको स्वयं को अधिकार देने की बात है वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, यानी अंग्रेजी शासन के अधिकृत जो या कह सकते हैं जो यूरोपीय शासन ने अधिकृत जो कानून यहाँ चलता था उनको उन कानून से वंचित या उनको वो अधिकारों से वंचित है वो कर दिया गया। और एंड्रयू जैक्सन यही चाहते थे कि उनको वो अधिकार नहीं दिया जाए और उल्टा उन्होंने उनके खिलाफ है, उन्होंने न्यायाधीश की बात को नहीं माना और चिरोकियों को अपनी जमीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि यानी ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की ओर खदेड़ने के लिए अपनी फौज भी भेज दी। यानी जो चिरोकी कबीला जो जॉर्जिया के अंदर रहता था वो जॉर्जिया के अंतर्गत
कानून को न बांधने की बात तो ठीक थी, लेकिन एंड्रयू जैक्सन कहीं न कहीं उनके प्रति उनके मन में सिंपैथी नहीं थी, भावनाएं नहीं थी, या कह सकते हैं कि वो नस्लीय भेदभाव से प्रेरित थे। गोरे और कालों का भेदभाव, जो अमेरिकी मूल नागरिक थे वो उनकी अपेक्षा कम जो है संपन्न थे, उनकी अपेक्षा कम जो है गोरे थे, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं उनके मन में नस्लीय भेदभाव मौजूद था और इसके चलते उन्होंने उस कानून के प्रति जो नागरिक अधिकार दिए जाने की बात जॉन मार्शल ने की थी उसको देने से इनकार कर दिया, और बल्कि उन्होंने चिरोकियों को उनकी ज़मीनों से खदेड़ने के लिए उन्होंने अपनी सेना, अपनी फ़ौज भेज दी, और ऐसे में चिरोकी कबीलों को जॉर्जिया से भी दूर हटना पड़ा और उन्हें जो है डेजर्ट की तरफ धकेल दिया गया, जो कि अमेरिका के अंदर जो मरुभूमि थी, मरुभूमि की तरफ उन्हें जाने पर मजबूर है वो होना पड़ा, और उनमें से 1/4 अपने आंसुओं की राह के सफ़र में ही मर खप गए। देखिए, आंसुओं की राह का सफ़र यानी वो जिन्हें अपने स्थान को छोड़कर जाना पड़ रहा है, अपने घर, अपने ज़मीनों को छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति है वो दुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर 15,000 लोग हैं जॉर्जिया के अंदर मौजूद थे, और जॉर्जिया के अंदर के 15,000 लोगों को यहाँ पे एंड्रयू जैक्सन ने सेना भेजकर उन्हें वहाँ से हटने पर मजबूर किया गया, और ऐसे में बहुत सारे लोगों को अपने स्थान को छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जब मरुभूमि की तरफ खदेड़ दिए गए तो ये रोते बिलखते जब बेचारे गए, तो ऐसे में काफ़ी लोग तो बीच में ही मर गए, और 1/4 लोग यानी कि आधे लोग हैं या जो है कह सकते हैं 3-4 हज़ार लोग हैं यहाँ बीच में ही मर गए, और इसे आंसुओं की राह का सफ़र है वो कहा जाता है। देखिए, ये प्रश्न आ सकता है आपका कि जो है आंसुओं की राह क्या है या आंसुओं की राह का सफ़र क्या है, तो ये आपको ये जो है पैराग्राफ है आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ ये मरुभूमि जो थी, जो है अरिज़ोना और पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला, और पश्चिम जो है में अरिज़ोना और मेवाड़ा की जो मरुभूमि थी वहाँ जाने पर उनको मजबूर होना पड़ा, जहाँ न तो उनके लिए उचित भूमि थी और न ही वहाँ पे उचित फसलें उत्पादन करने लायक जगह थी, बल्कि उन्हें अपनी ही ज़मीनों से बेदखल करके, उन्हें अपने ही घरों से उन्हें बेदखल करके उन्हें खदेड़ दिया गया। तो ये उनके प्रति उनकी मन की अशुद्ध भावनाएँ हैं यहाँ दिख रही है हमें। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की ज़मीनें ले ली, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे। उनके मानने में कि अगर उन्होंने मूल निवासियों की ज़मीनें ले ली तो वो ठीक किया है उन्होंने, क्योंकि मूल निवासी ज़मीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। उनके अनुसार कि मूल निवासी सीधे और सरल है, उन्हें पैसा कमाना नहीं आता, उन्हें उत्पादन करना नहीं आता, और ऐसे में उनको वो ज़मीनें रखने का अधिकार नहीं है, ऐसी उनकी मानसिकता थी। तो ऐसे में उनके कब्जे में ज़मीनें नहीं रहनी चाहिए। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों की आलोचना करते कि वे आलसी है। उनके अनुसार मूल निवासी आलसी है, इसलिए वो बाजार हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते। वो मूल निवासियों को आलसी मानते थे, और उनका ये मानना था कि वो अपने हुनर का, शिल्प कौशल अर्थात अपने हुनर का इस्तेमाल नहीं करते, अपने आइडियाज़ का इस्तेमाल नहीं करते कि किस प्रकार से नवीन तरीके से खेती का उत्पादन किया जा सकता है, किस प्रकार से धनवान बनने के लिए पैसे का जो है आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है, बाजार में वस्तुएं बेचकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, ये मूल निवासियों को नहीं आता है। तो यूरोपीय जो महत्वाकांक्षी लोग थे उनकी नज़रों में ये सब कैसे थे, ये आलसी लोग थे, या उन्हें कमाना नहीं आता था, उन्हें धन अर्जित करना नहीं आता था, इसलिए वो उनकी नज़रों में असभ्य थे। और वो उनकी मानसिकता में ये थे कि जब ये ज़मीनों का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते तो उनको ज़मीनें रखने का अधिकार भी नहीं है, और जब उन्होंने उनकी ज़मीनों को छीन लिया तो वो उचित ठहराते थे। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े, जिसका मतलब था कि यूरोपीय जैसे कपड़े। अब ढंग के कपड़े यानी जिसे यूरोपीय खुद को, अपने आप को सिविलाइज्ड मानते थे, या कह सकते हैं सभ्य मानते थे, और जब मूल निवासियों ने उनके जैसे बनने की कोशिश की तो, या उनके अनुसार कि उन्हें उनकी तरह रहना नहीं आता, उन्हें अंग्रेजी सीखना में कोई रुचि नहीं है, उनको ढंग के कपड़े पहनने में कोई रुचि नहीं है, उनको यूरोपियों की तरह सभ्य रहना नहीं आता, कि मूल निवासियों को उनके जैसा रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर उनका ये कहना था कि वे मर खपने लायक ही है, यानी ऐसे लोग हैं वो हमारे बीच में रहने लायक नहीं, अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार किया जाए तो वो उसके लिए लायक है। खेती की ज़मीन निकालने के लिए प्रेरीज साफ की गई। प्रेरीज यानी जो घास के जो मैदान थे, प्रेरीज वहाँ पे घास के मैदान हैं पाए जाते हैं, प्रेरीज घास, स्टेपिस घास, सवाना घास, ये सारे घास के अनेक जो है कह सकते हैं रूप है, या अनेक क्वालिटी जिसे हम कह सकते हैं।
तो यहाँ पर उन यूरोपीय लोगों ने जब उनकी ज़मीनों को लिया तो यहाँ पे घास के मैदानों को उन्होंने साफ करवाया और जंगली भैंसों को मारा। जंगली भैंसा जो कि वहाँ पर जंगलों में रहता था, जिसका नाम था बाइसन, तो बाइसन को उन्होंने मारा और उसकी चमड़े को उन्होंने यूरोपीय बाज़ारों में बेचा या उनका इस्तेमाल है धन अर्जित करने में किया। फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा है, जो कि कोई फ्रांसीसी व्यक्ति जो अमेरिका की तरफ आया था, तो उसने लिखा है कि आदिम जानवरों की साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। कि अमेरिका में जिस प्रकार से वहाँ के मूल निवासियों के साथ व्यवहार किया था, वो कहीं न कहीं इस फ्रांसीसी आगंतुक को, जो कहीं न कहीं मूल निवासियों के प्रति जो है सहानुभूति रखता था, उनको भी ये बात उचित नहीं लगी कि जिस प्रकार से यूरोपीय लोगों ने यहाँ पर जानवरों को भी बुरी तरह मार डाला है, भैंसों को मार डाला, जंगली जानवरों को सफाया किया, खेतों का सफाया किया, जंगलों का सफाया किया, और इसी प्रकार से जो मूल निवासियों को आंसुओं की राह पर जाने पर मजबूर होना पड़ा, उन्हें डेजर्ट की तरफ जाने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस आधार पर उन्होंने अपना कंक्लूजन, अपना निष्कर्ष निकाला कि जिस प्रकार से आदिम जानवर है वो अमेरिकी भूमि से लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से एक दिन ये आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। यानी आदिम मनुष्य से तात्पर्य है कि ये मूल निवासी। इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए थे। ये अरिज़ोना और नेवाडा की जो भूमि थी, वहाँ के मैदानों, वहाँ की मरुस्थलीय इलाकों की तरफ धकेल दिए गए। उन्हें स्थायी तौर पर अपनी ज़मीनें दे दी गई। अब यहाँ पे जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय शासकों ने क्या किया, यहाँ पे उनको वो ज़मीनें दे दी जिन्हें अक्सर उन्हें उस जगह से बेदखल होना पड़ता था। लेकिन उन्हें उस जगह से भी बेदखल होना पड़ता था जब उनकी ज़मीन के अंदर शीशा, सोना और तेल जैसे खनिज के होने का पता चलता था। देखिए, अब यहाँ पर भी उनको शांति से जीवन जीने का अधिकार नहीं था कि उनको वैसे भी मरुभूमि की तरफ धकेल दिया, लेकिन यहाँ मरुभूमि में भी उनको शांति नहीं थी। कहने को कि यहाँ पर भी अगर वो किसी भी प्रकार का कोई न कोई उनको पता चल जाता कि यहाँ शीशा यानी ये धातुएं निकल जाती थी, सोना तेल जैसे, तो ऐसे में यहाँ से भी उनको बेदखल होने पर दोबारा मजबूर किया जाता था। उन्हें और कई स्थान है की तरफ धकेल दिया जाता था। कई समूहों को मूलतः किसी एक कब्जे वाली जमीन में साझा करने के लिए भी बाध्य किया गया। एक ही स्थान पर भगदड़ की भगदड़ है वहाँ डाल दी गई और फिर वहाँ पे उनको जीवन उसमें जीने के लिए उनको मजबूर भी किया गया, जिसमें कई कबीले आपस में जिनकी बनती नहीं थी तो उनमें बीच में झगड़े भी हो जाते थे और मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर लिए गए थे। उनको काफ़ी छोटे छोटे भूमि के टुकड़े दे दिए गए, वहाँ उनको रहने पर मजबूर कर दिया गया, जिन्हें रिजर्वेशंस या आरक्षण कहा जाता था। आरक्षण यानी वो आरक्षित भूमि जो कि मूल निवासियों के नाम से जानी जाती थी, या मूल निवासियों की भूमि, और उस भूमि को रिजर्वेशंस इलाके या रिजर्वेशन क्षेत्र या आरक्षित भूमि या आरक्षण कहा जाता था। वे प्राय ऐसी ज़मीनें होती थी जिनके साथ पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। उन्हें जो ज़मीनें दी जाती थी वो बिल्कुल ऐसी ज़मीनें जहाँ से वो कभी उस ज़मीनों की तरफ गए नहीं थे, कभी उन ज़मीनों को उन्होंने जाना ही नहीं था, कभी उनसे पहले का कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा था। उन इलाकों की तरफ उन्हें मजबूरन जाना पड़ा, मजबूरन उनको धकेल दिया गया। ऐसा नहीं है कि अपनी ज़मीनें उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो आसानी से निकल पड़े। उन्होंने अपनी हक की लड़ाई उन्होंने भी लड़ी, अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो भी लड़े। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया कि वहाँ पे लगातार विद्रोह होते रहे थे। ये विद्रोह भी काफ़ी लंबा चला था। 65 से अगर 90 का हम समयकाल देखें तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी लंबा विद्रोह चला है, लेकिन इसमें जो है संयुक्त राज्य की फौज ने इन सभी विद्रोहियों का दमन किया, या कह सकते हैं कि इन मूल निवासियों का बुरी तरह से सफाया किया। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मेंटिसो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज के सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली कि यहाँ विद्रोह होते रहे, लेकिन बेचारे मूल निवासी है जो कि उनके वंशज जो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज थे, उन्होंने मध्य भी विद्रोह हुए थे, लेकिन उन्होंने आखिर में हार मान के उन्होंने वो इलाके छोड़ दिए। यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है जिसमें मूल निवासियों ने किस प्रकार से अपनी भावनाएं हैं वो व्यक्त की है अपने प्रधान के प्रति, या जो उनके जो अमेरिकी जो यूरोपीय नागरिक होने के साथ ही जिनके पास अधिकार थे और उन्होंने मूल निवासियों को उनकी ज़मीनों के लिए लिखा, तो एक नेता है वो किस प्रकार से जवाब देता है वो इस कॉलम के अंदर बताया गया। हम कॉलम को जानते हैं कि 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता, जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो इलाका था सिएटल के प्रधान का खत मिला। सिएटल जो कि अमेरिका का स्थान है,
राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा था। वो उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे और उस प्रधान को वहाँ की ज़मीन देने के लिए दस्तखत करने के लिए कहा था। समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों की रिहायशी ज़मीन का एक हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा जाना था। रिहायशी ज़मीन यानी जो उनकी रेजिडेंशियल एरिया कह सकते हैं, या जो वहाँ पे जो रहने की ज़मीनें थी, उसमें कुछ हिस्सा है वो अमेरिकी सरकार को देना था। तो उसने जो जवाब दिया प्रधान ने, वो जवाब हम पढ़ते हैं कि आप आकाश को, भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद या बेच सकते हैं, यानी आप धरती और आकाश को कैसे बेच, यानी आपके पास ये अधिकार कहाँ से आए। ये ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है कि हम मूल निवासी सीधे साधे सरल हैं और हम ये देखते हैं कि आप हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। अजूबा यानी हमें आश्चर्य से भर देता है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं हैं, अर्थात आप ईश्वर नहीं हैं, आप भगवान नहीं हैं जो हमें रोजी रोटी देता है, जो हमें हवा देता है, जो हमें पानी देता है, जो हमें उजाला देता है, तो वो ईश्वर जब आप नहीं, तो आप उसे कैसे खरीद सकते हैं, यानी आप हमारे ऊपर इस प्रकार का नियंत्रण कैसे लगा सकते हैं। धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पुण्य और पावन है। कि सिएटल का जो प्रधान था, जो शासक उस समय का था मूल निवासियों का, उसने ये कहा कि मेरी इस धरती का, सिएटल का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पुण्य और पावन है, यानी हमारे लिए पवित्र है ये जमीन। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बालू का तट, घने जंगलों में पसरा ये कोहरा, सफाई करने वाला और गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभवों में पवित्र है। कि यहाँ का व्यक्ति, यहाँ का पेड़ पौधा, यहाँ की जमीन, यहाँ के जंगल, यहाँ की मौसम, यहाँ की जलवायु, यहाँ का कीड़ा, यहाँ का कण कण मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मेरे लोगों की स्मृति है, यानी मेरे पूर्वजों की ये ज़मीन है, मेरे पुरखों की स्मृतियाँ यहाँ पर इस ज़मीन के अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जीवन है वो निकाला है। और पेड़ में दौड़ता हुआ रस रेडमैन की स्मृतियों का वाहक है। रेडमैन यानी जो रेड इंडियंस जिन्हें कहा गया है अमेरिकी मूल नागरिक का वाहक है। तो यहाँ पे हमारे अपने जीवन के अनुभव है, तो तुम्हें ये ज़मीन कैसे हम दे सकते हैं और तुम इसको लेने वाले कौन होते हो। इसलिए वाशिंगटन में बैठा महान मुखिया, और प्रधान ने लिखा कि वाशिंगटन जो कि अमेरिका की राजधानी है, कि बैठा महान मुखिया यानी ग्रेट चीफ ये संदेश भेजता है कि हमारी ज़मीन खरीदना चाहता है, कि वो हमसे हमारी ज़मीनें लेना चाहता है, तो हम उससे वह हमसे कुछ ज़्यादा की उम्मीद करता है, यानी वो हमसे उम्मीद करता है, अर्थात हमें देना तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो बदले में हमसे बहुत कुछ चाहता है, यानी हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हमसे लाभ उठाना चाहता है, हमसे मुनाफा कमाना चाहता है। महान मुखिया का संदेश है कि वह हमारे लिए कोई ज़मीन मुकर्रर कर देंगे, यानी हम जो ज़मीन उसको देंगे और बदले में वो कुछ ज़मीन हमें दूसरी जगह दे देगा, यानी आरक्षित क्षेत्र में हमें भेज देगा या हमें रिजर्वेशन भूमि दे देगा, और ऐसे में ताकि हम आराम से रह सकेंगे। यानी वो ये कह रहा है मुखिया की, ये जो है मुखिया को कह रहा है प्रधान सिएटल का, कि वो हमें दूसरी ज़मीन देंगे और वहाँ पे हम आराम से रहेंगे, वह हमारे पिता होंगे और हम उनको अपना पिता माने, अर्थात हम उन्हें अपना जो है ग्रेट चीफ माने। ये कैसे हो सकता है, हम उनके बच्चे होंगे, इसलिए हम इस ज़मीन को खरीदे जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, कि हम विचार करेंगे कि वो हमें पिता माने। यानी कहीं न कहीं यूरोपीय जो अधिकारी थे, जो बाद में अमेरिकी नागरिक बन गए, उनके मन में मूल निवासियों के प्रति भेदभाव की भावना है, नस्लीय भेदभाव उनके अंदर मौजूद है, और ऐसे में वो ये कहते हैं कि हमारे बनाए हुए कानूनों पे चलो और तुम हमें अपना पिता मानो, अर्थात हमें अपने से बड़ा मानो और तुम हमारे लिए बच्चे होंगे। इसलिए हम इस ज़मीनों को खरीदे जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन ये आसान न होगा, क्योंकि ये ज़मीन हमारे लिए पावन है। तो मुखिया जो सिएटल का प्रधान है, वो चीफ को ये कहता है कि ये ज़मीनें हमारे लिए पावन और पवित्र है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, वह हमारे पुरखों का लहू है। यानी ये नदियाँ, ये धाराएं, ये कलकल करती ज़मीनें, ये नदियाँ, इसमें बहता ये पानी, ये सुंदर ज़मीनें, ये हमारे पुरखों ने बनाई है। यहाँ पे अमेरिकी भूमि का ये क्षेत्र है, वो हमारे पुरखों ने लहू से सींचा है, अर्थात यहाँ पे हमारे पुरखों की स्मृतियाँ हैं, पुरखों की यादें हैं। हमारे पूर्वजों ने इस ज़मीनों को इतना सुंदर बनाया है। अगर हम आपको ये ज़मीन दे दें तो आपको ये याद रखना होगा कि बाई चांस अगर हम आपको अपना ज़मीन जो है दे भी दें, तो आपको ये याद रखना होगा कि ये ज़मीनें पवित्र है
और अपने बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि अपनी आने वाली संतानों को आपको ये सिखाना होगा कि ये ज़मीनें पवित्र हैं। उसके तालाब के निथरे हुए पानी में दिखता हर भूतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों का बयान करता है कि यहाँ पे जो तालाब है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबिंब यानी हमारे पूर्वजों की स्मृतियाँ भी अगर यहाँ पे देखोगे तो ऐसे में आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा कि ये ज़मीनें हमने अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपने पूर्वजों की निशानियाँ हैं तुमको दे दी, क्योंकि ये तुम हमसे मांग रहे हो। पानी की कलकल मेरे पिता की आवाज़ है, यानी कि यहाँ हर चीज़ में मेरे पूर्वजों की स्मृतियाँ मौजूद हैं। मेरे पिता की आवाज़ है, अर्थात मेरे दादा परदादा मेरे पूर्वजों की आवाज़ है, पूर्वजों की स्मृतियाँ हैं। तो ऐसे में ये ज़मीन हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं, और अगर हम देते हैं तो आप अपनी संतानों को ये सिखाइए कि ये ज़मीन पवित्र है, पावन है, और वो हमारे पुरखों का सम्मान करें, ज़मीन का सम्मान करें, तभी हम आपको ये ज़मीनें दे पाएंगे। अर्थात हम आसानी से नहीं झुकेंगे। यानी कि यहाँ पे संघर्ष का जो है तात्पर्य हमें दिखाई दे रहा है कि मुखिया अपनी बात को जो है पूरी तरह से कह रहा है, और अंत में जब इन्होंने नहीं माना होगा तो इन्हें भी संघर्ष का शिकार है वो होना पड़ा होगा। यहाँ पे आपी की पाठ्यपुस्तक की संख्या जो है 223 या 223 पेज नंबर पे एक शब्द आया है मानव शास्त्र। तो हम मानव शास्त्र क्या है वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कॉलम है चूँकि तो देख ही लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि इस समय 1840 के दशक से उत्तरी अमेरिका में मानव शास्त्र विषय जो कि फ्रांस में विकसित हुआ था, यानी उत्तरी अमेरिका में मानव शास्त्र नामक विषय है, जो ये मानव शास्त्र विषय है वो फ्रांस में विकसित हुआ था, यानी फ्रांस में पढ़ाया जाना गया था। अगर हम देखा तो मानवतावाद हमने पढ़ा है। मानवतावाद जो कि यूरोप में उदित हुआ था और यूरोप के फ्रांस में उदित हुआ था, जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था उस दौरान। ये शुरुआत आदिम मनुष्यों के यूरोप के सभ्य समुदाय के बीच के अंतर के अध्ययन के लिए की गई थी, कि ये अमेरिका में इसको लागू किया गया था, और इसमें ये बताया गया था कि आदिम मनुष्य और सभ्य मनुष्यों के बीच क्या भेदभाव है। आदिम मनुष्य मूल निवासियों को उन्होंने माना है, और सभ्य समुदाय है जो यूरोप के जो दूसरे लोग थे, जिसमें ब्रिटिश, स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और जो भी यूरोप के देश है वहाँ के समुदाय से रिलेटेड जो लोग हैं उनको उन्होंने, यानी यूरोपीय लोगों को उन्होंने सभ्य माना है, और जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उन्होंने उनको आदिम यानी कि प्राचीन मनुष्य माना है। और दोनों के बीच के अंतर को यहाँ पे जारी करने के लिए उन्होंने यहाँ पे मानव शास्त्र की अध्ययन को शुरू किया। कुछ मानव शास्त्रियों ने ये स्थापित किया कि जिस तरह यूरोप में आदिम लोग नहीं पाए जाते, उनके अनुसार उन्होंने ये बताया कि यूरोप के अंदर आदिम मनुष्य नहीं पाए जाते, यानी यूरोप एक विकसित महाद्वीप है और वहाँ पे इस प्रकार के लोग नहीं पाए जाते। उसी तरह अमेरिकी मूल निवासी भी समाप्त हो जाएंगे, कि एक समय ऐसा आएगा कि अमेरिका के अंदर जो मूल निवासी है वो समाप्त हो जाएंगे, अर्थात वो सभ्य बन जाएंगे, वो आदिम मनुष्य जैसे नहीं रहेंगे, कि लगातार वो हमारे आसपास रहेंगे। तो ऐसे में वो हमारी तरह के रहन सहन, खान पान इत्यादि जब सब सीख जाएंगे, अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, तो उनकी जो वास्तविक नस्ल है वो नष्ट हो जाएगी, और फिर वो मूल निवासी समाप्त हो जाएंगे और वो हमारी तरह सभ्य बन जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत। एक छोटी सी लकड़ियों का ये बंडल टाइप दिखाई दे रहा है, और इसमें इतिहासकार ये मानते हैं कि एक मूल निवासी का ये घर है, जो कि 1862 के अंदर पुरातत्वविदों ने इसे पहाड़ों के बीच से ले जाकर व्योमिंग के एक संग्रहालय में रखा है। तो व्योमिंग जो है संग्रहालय है, वहाँ पे इसको रखा है। उन्होंने इसे झोंपड़ी माना है कि मूल निवासी ऐसे घरों के अंतर्गत रहते थे। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा है कि जो है किस प्रकार से मूल निवासियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया, उनके जीवन को कठिनाइयों से भरा गया। तो ये आज हमने इस टॉपिक के अंदर समझा है, और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। धन्यवाद।